रजिस्ट्रेशन करवाई। असेंबली कार्ड की तस्वीर के लिए सरकारी फोटोग्राफर की वेस्टकोट उधार लेकर जेबतन की। 9 मुंतखब अरकान साहब मुसाफों के लिए खिंचे चले आए। हलफ के बाद रजिस्टर पर हाजिरी लगाने पहुंचे तो ऐवान वजीर आजम इमरान खान के नारों से गूंज उठा। हलफ बर्दारी के बाद हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की आमद पर शेर आया के नारे लग गए। साबिक खादिम आला पंजाब ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ के साथ गैर मुनासिब रवैये पर खबरदार भी कर दिया। गाड़ी में लाया गया वो शख्स नवाज शरीफ, क्या ये उसकी जो खिदमात है कौम के लिए, कुर्बानियां कौम के लिए, ये उसका मुआवजा है? ऐसा ना करें। उम्मीदवार तो जाहिर होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब भी PMLN इलेक्शन लड़ती थी तो पता होता था कि बड़ा भाई वज़ीर आज़म होगा, छोटा भाई वज़ीर आला होगा। PTI में जरा मामला मुख्तलिफ है। नए पाकिस्तान में तोपों का रुख पुराने निशानों पर। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? सहाफ़ी के सवाल पर फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। साथ ही ये भी बता दिया कि उम्मीदवार बहुत हैं। सिंध असेंबली में 9 मुंतखब अरकान ने अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी में हलफ उठाया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तकरीब हलफ बर्दारी में अपोजिशन अरकान ने सियाह पट्टियां बांधी। बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकर राहिला दुर्रानी ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। तहरीक इंसाफ ने MQM को वफाकी हुकूमत में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दे दी। नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं लापता अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दामात करेंगे। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर कराची और हैदराबाद के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी हमारी सियासी हरीफ है। अगर सूबाई हुकूमत हमारे साथ चलना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह। नून लीगी अरकान की सज धज के साथ कौमी असेंबली में हाजिरी। कायद नवाज शरीफ की बख्तरबंद में एहतसाब अदालत में पेशी। बुध को दोबारा तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाएं मुअत्तल करने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान की 9A4 में बरियत चैलेंज न करके नैब ने तस्लीम कर लिया। असासे करप्शन से नहीं बनाए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ दरखास्त के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ को दहशतगर्दों की तरह बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। बदतरीन मिसाल कायम की गई। नून लीगी सेनेटर आसिफ करमानी निगरा हुकूमत पर भड़क उठे। मरियम औरंगजेब बोली नवाज शरीफ को हलफ बर्दारी के दिन अदालत लाया गया। जानबूझकर तजलील बंद की जाए। मीडिया को कवरेज की इजाजत भी नहीं दी गई। पाकिस्तान की आवाज चुनने का मिशन समा के मॉर्निंग शो में मिली नगमों की गूंज। बनो पाकिस्तान की आवाज के शानदार मुकाबले। कुल 6 बेहतरीन आवाजों के दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगी 800 सीसी कार। और जश्न आज़ादी के लिए मुल्क भर में गहमा गहमी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पेशावर के बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों से सजीब पतंगे फरोख्त के लिए पेश। खुशामदीद। और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए कि मुसलसल तीसरा जमहूरी दौर जिसका आगाज़ हो गया है। 2018 की नई कौमी असम्बली के लिए अरकान ने हलफ उठा लिया है। कई बड़े नाम जो कि हलफ उठाने से महरूम रहे हैं, गुज़िश्ता कई साल से कामयाबी हासिल करते रहे, इस ऐवान के मेंबर होते रहे, इस असम्बली में पहुँचते रहे। कई नाम तो पार्टी सरबराहान के भी हैं जो इस बार इस असम्बली का हिस्सा नहीं है। अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। नए
जमहूरी दौर का आगाज। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया, मगर बड़े बड़े सियासतदान महरूम रहे। नवाज शरीफ पनामा केस में मुजरिम करार पाकर नाअहल हो चुके हैं, तो मरियम नवाज लंदन फ्लैट रेफरेंस की वजह से असेंबली के बजाय अडियाला जेल में है। सबके जाने माने चौधरी निसार भी इस बार कौमी असेंबली का हिस्सा ना बन सके। फजलुर रहमान, सिराजुल हक और असफंदियार के अरमान भी समंदर बुर्द हो चुके। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब। चादर वाले बाबा यानी महमूद खान अचकजई भी नई असेंबली में दिखाई नहीं दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली समेत नून लीग के बड़े नाम ऐवान में ना पहुंच सके। फारूक सत्तार और जमशेद दस्ती को भी कौमी असेंबली में जाने का रास्ता ना मिला। मुस्तफा कमाल, आफाक अहमद और मिफ्ता इस्माइल समेत कई ऐसे रहनुमा भी हैं जो पहली बार कौमी असेंबली की सीढ़ियां चढ़ना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। खालिद अजीम साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले तो वेलकम कहूंगी आपको। सर, 40% नए चेहरे हैं जिन्होंने आज हलफ उठाया है, कुछ तब्दीली ला सकेंगे या अभी 5 साल इन्हें समझने में ही लग जाएंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि नए चेहरों का आना जो है वो इस लिहाज से खुशायद बात है कि यहाँ पे जो भी दूसरी जमातें हैं उन सब ने मिल के नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले जो बड़े पैमाने पे नए चेहरे हमें देखने में आए थे वो 2002 की असम्बली थी, और उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो अपनी डिग्रियों की वजह से, क्योंकि उस वक्त डिग्री की कदगन थी, वो उसकी वजह से रह गए थे। इसके साथ साथ ख़वातीन की सीट्स जो हैं उनमें एकदम बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया, और एक बहुत बड़ी खेप नए चेहरों की उस वक्त हमें देखने में आई। लेकिन ये ऐसा मौका है जिसमें इलेक्टेड भी बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 40% यानी 134 अरकान के बारे में हमें बताया गया है कि वो नए हैं, और उनमें से जो मखसूस सीटें हैं उनके ऊपर भी नए चेहरे आए हैं। लेकिन बराह रास्त सिलेक्ट होकर आने वाले जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीज़ें होती हैं, उनमें तजुर्बे की कमी भी होती है, लेकिन साथ तजस्सुस की जो है वो ज़्यादती होती है, तजस्सुस ज़्यादा होता है, और वो चाहते हैं कि उनका नाम आए, और नाम आने की एक ही सूरत हो सकती है कि वो पार्लिमानी कार्रवाई में भरपूर तरीके से हिस्सा लें, और उसके लिए मुझे यकीन है कि अगर वो मेहनत करें तो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे सामने आ सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जिनका पहला मौका होता है असम्बली में आने का, लेकिन वो अपनी मेहनत के बलबूते पे एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे सामने आते हैं। कमर जमान कायरा एक उनकी मिसाल है, लियाकत बलोच हमने देखे कि उन्होंने अपनी मेहनत की। इसी तरह से मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुमताज़ तारड़ 85 की असम्बली में पहली मरतबा आए थे, लेकिन वो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जगह वहाँ पर बनाई। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो नए यानी 40% नए चेहरे हैं ये भी जगह बनाएं अपनी, और कुछ ना कुछ काम ऐसा करें, कुछ मुख्तलिफ करें, तब्दीली के लिए कुछ काम जरूर करें। तो कुछ नए चेहरों पर ही एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट दिखा देते हैं। खालिद अजीम साहब फिर इस पर बात करते हैं। तब्दीली नहीं रही, 15वीं कौमी असम्बली तब्दीली का सबूत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुंतखब होकर ऐवान में पहली बार कदम रखा। तहरीक इंसाफ के असद कैसर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, जरताज गुल, फैसल वावडा, नजीब हारून, सदाकत अली अब्बासी, फर्रुख हबीब, फर्रुख अल्ताफ भी पहली बार ऐवान का हिस्सा बन गए। पंजाब के लोगों ने 2 को, शाह महमूद को और उसकी बेटी ज़ैन हुसैन कुरैशी को तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब करके भेजा है। हम लोगों के शुक्रगुजार हैं। फैजुल्लाह कमूका, जैन कुरैशी, अली जैदी, कासिम सूरी, खुर्रम नवाज, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, चौधरी हुसैन इलाही, महनाज अकबर, शाहजैन बुगटी, अली जदून और डॉक्टर निसार अहमद चीमा भी पार्लिमान के नए चेहरे हैं। लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त से दुचार करने वाले तहरीक इंसाफ के शकुशाद पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली बन गए। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और उनकी भांजी समेत दीगर रहनुमाओं की खवातीन रिश्तेदार भी पहली बार रुकने कौमी असम्बली बन गयी। ये वो नए चेहरे हैं जिन्होंने असेंबली में कदम रख दिया है। और अज़ाइम जब हमने इनसे पूछे थे, इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश की थी कि वो क्या चाहते हैं, तो बात तो की है उन्होंने कि तब्दीली की, रिफॉर्म्स लाने की, पुलिस के मामलात को अच्छा करने की, वो तमाम मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है
उसके बारे में वो बात करते हुए कह रहे थे कि चाहते हैं कि तब्दीली लाई जाए, कुछ किया जाए, लेकिन अब ये देखना होगा। एक तो इमरान खान के वो 100 दिन वाला प्लान है, उस पर कब से इम्प्लीमेंट का आगाज़ होता है। इसके अलावा ये जो नए चेहरे हैं ये क्या तब्दीली के लिए करते हैं। खान साहब की अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान साहब ने मुल्क में तब्दीली के लिए बड़ी जिद्दोजहद की है। उनकी जिद्दोजहद कोई छोटी नहीं है, 22 साल लगे हैं उनको आज का ये दिन हासिल करने के लिए। लेकिन इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सड़कों पर इमरान खान साहब निकले, इस्लामाबाद में धरना दिया, नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ भी वो खामोश नहीं बैठे। हर जगह हर मोड़ पर आवाज़ बुलंद करने वाले इमरान खान साहब थे। तो इमरान खान की जिद्दोजहद पर आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। इलेक्शन 2013 की आखिरी मुहिम। मेरे पाकिस्तानियों, 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। अल्लाह के फजल से शेर जीत गया है। चैंपियन की निशानी क्या होती है? वो हमेशा समझता है वो जीतेगा और फिर से तैयारी करता है अगले मुकाबले के लिए। 4 हलके खोलने का मुतालबा। अगर इन्होंने 4 हलकों के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन ना की, इंशाल्लाह आप तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सड़कों पर देखेंगे, मुजाहरे करेंगे। 2014 में इमरान खान की तहरीक का आगाज। पाकिस्तानियों ये आज सुन लो, जो भी हो जाए आखिर तक जाऊंगा, मुल्क के कोने कोने तक जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अगस्त 2014 को इस्लामाबाद रवानगी। वक्त आ गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस का रुख करने का। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। आर्मी पब्लिक स्कूल सानेहा धरना खत्म हुआ। हमें धरना खत्म करना पड़ेगा। 2015 में जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम किया पर हार नहीं मानी। हमें इंसाफ ना दिया, आपकी हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। 2016 पनामा हंगामा शुरू। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंटरनेशनली अब एक एक्सपोजर हो गया। फखर ये है कि मेरी और मेरी पार्टी ने पूरा जोर लगा के इस केस को भूलने नहीं दिया। जो भी बेंच फैसला करेगा उसका फैसला हम कबूल करेंगे। 2017 में मियां साहब की नाअहली। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको रुलाऊंगा मैं। मियां साहब और साहबजादी अडियाला में खास मुबारक देता हूँ आज। इमरान खान की जिद्दोजहद का एक मरहला खत्म हुआ। जो मर्जी कर लो, नए पाकिस्तान का वक्त आ गया है। तो खालिद अजीम साहब, इमरान खान की ये जिद्दोजहद है, यानी कि 20 कदम का ये सिर्फ फासला था महज अपोजिशन बेंचेस से लेकर हुकूमती बेंचेस पर, लेकिन 22 साल लग गए इस जिद्दोजहद में इमरान खान को, और इस पर भी वो 12 कहते रहे कि मैं आखिरी कोने तक जाऊंगा। अब जबकि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन मंजिल अभी इतनी आसान नहीं है। अभी वो वक्त शुरू होगा जब इमरान खान को डिलीवर करके दिखाना होगा, अपनी जिद्दोजहद के बारे में बताना होगा। जी, उन्होंने बहुत भारी बोझ अपने कंधों पे खुद लादा हुआ है। जो वो बातें करते रहे हैं, जो पैगामात उस वक्त वो देते रहे हैं, अपना जो एजेंडा सामने रखते रहे हैं, वो कोई आसान एजेंडा नहीं, और फिर ख़ास तौर पे बिगड़े हुए हालात में वो एजेंडा आसान नहीं है। जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जितना मुल्क का इस वक्त कर्ज़ों के बोझ तरह दबा हुआ है, जो यहाँ पे GDP की सूरत हाल है, बताया तो जाता है कि 5.8% पर ले गए हैं, लेकिन उसके कोई असरात ऐसे सामने दिखाई नहीं देते। अफरात ज़र की सूरत हाल है, महंगाई पे काबू पाना है, और इसके साथ साथ लोगों को जो उनके रिलीफ की बातें उससे पहले सोशल सेक्टर में वो करते रहे हैं, तालीम, सेहत,
पीने के पानी की, इन सारी चीज़ों, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इसको नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है, उनको करना होगा। उसमें उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनकी टीम जो है वो मौजूदा निज़ाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे काम ले सके, प्रॉपरली लोगों को डिलीवर हो सके। डिलीवर ना हुआ तो ये वाक़तन उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। बहुत बड़ा एजेंडा उन्होंने अपने लिए खुद सेट किया हुआ है, किसी ने सेट नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा एजेंडा खुद सेट किया है। एजेंडे की आप बात कर रहे हैं तो अगर मनफी सियासत की बात की जाए, खालिद अजीम साहब, तो इमरान खान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है। अगर धरनों की और एहतजाज की बात की जाए तो उसके बारे में भी दीगर जमातें यही कहती हैं कि रास्ता इमरान खान साहब ने दिखाया है। तो अब ये बताइएगा क्या इमरान खान की हुकूमत इस पोजीशन में है कि अगर उनके सामने PMLN, पीपल्स पार्टी, ये जो मुत्तहद हो गई हैं, ऑपोजिशन बना रही हैं, अगर इस तरह का कोई धरना या एहतजाज करती हैं तो खान साहब की टीम इस पोजीशन में है कि वो उसे टैकल कर पाए, बर्दाश्त कर पाए? पहली किरण ये बात है कि कोहेसिव एंटिटी नहीं है जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन जिसे हम कह रहे हैं। सबके अपने अपने मफादात भी हैं, सबके अपने अपने खौफ भी हैं और सबकी अपनी अपनी ज़रूरियात भी हैं। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त ज़्यादा उसके स्टेक्स हैं। सिंध में उसकी हुकूमत है, उसने हुकूमत चलाना है और उसकी ज़्यादा तवज्जो इस बात की होगी कि किसी तरह से सिस्टम डिरेल ना और सिस्टम चलता रहे। PMLN की जो है वो हिस्ट्री तो यही है कि उन्होंने सिस्टम को डिरेल करने वाली तमाम जो कोशिशें हैं उनको हमेशा उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था, अगरचे उसमें एक दो सख्त मुकामात भी आए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो कि उस वक्त खुद अपोजिशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने को बहुत टफ टाइम उनको नहीं दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनका कोई स्टेक नहीं है, इसलिए वो किसी भी हद तक हो सकता है जा सके। नवाज शरीफ चूँकि जेल में है, मरीम नवाज भी उनके साथ जेल में है, बेगम कुलसूम नवाज इस वक्त इंतहाई संगीन बीमारी की हालत में है। इन तीन अफराद की अदम मौजूदगी में को बहुत ऐसा को मारखा खेज चैलेंज जो है वो PTI को नहीं दिखाई देता, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो और अंदाज की सियासत करने वाले हैं, कन्फ्रंटेशनल सियासत भी नहीं कर सकते और उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। उनके ऊपर जो मुकदमा भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। शेख रशीद साहब जो पिछले दौर में यानी पिछली हुकूमत में जब अपोजिशन कर रहे थे खान साहब और नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त शेख रशीद साहब की जानिब से बहुत सारी पेशन गोइयाँ हर दूसरे तीसरे दिन आती थी कि जी इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला, फिर उसके बाद कुर्बानी, फिर सितंबर के बाद, फिर अगस्त के बाद, लेकिन शेख रशीद की पेशन गोइयाँ सही साबित होती हुई दिखाई हमें दी नहीं। लेकिन आज जब असेंबली का पहला इजलास हुआ है उसके बाद शेख रशीद साहब ने पेशन गोई की है। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए उन्होंने बात की, मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी कल यौम आज़ादी के हवाले से। इसके साथ साथ जो पेशन गोइयाँ की है, पहले ज़रा वो सुनिए, फिर उसके बाद खालिद साहब मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। अल्लाह ताला पीपल्स पार्टी में पहली प्रेडिक्शन आज हल्फ उठाने के बाद कर रहा हूँ, और नून इकट्ठे नहीं चलेंगे। पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे नहीं चलेंगे। भाई आसिफ अली जरदारी कोई 14 साल की दोशीजा नहीं है, वो सबसे सियाना सियासतदान है, वो छठा बैरी बेड़ा है, उसको पता है कब क्या करना है। तो खालिद अजीम साहब, जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं कि अपने अपने मफादात की सियासत हो रही है, अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, तो क्या शेख रशीद की बात आपको आगे जाकर सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है? शेख रशीद कह रहे हैं कि उनको PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा आगे साथ चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, एक तो शेख रशीद साहब जो हैं वो इस बात की महारत रखते हैं, इसमें उनको कमाल हासिल है कि वो को बहुत सामने चीज़ें हो रही होती हैं जिस चीज़ के बारे में लोग तज्जिया कर रहे होते हैं और कुछ दिखाई भी दे रही होती हैं, उनको वो पेटेंट करने की और अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी आदत है, ये सारे मामला इस तरह से चलते हैं। और हमने ख़त्म नबूवत के मामले में देखा कि वो मामला जो वहाँ पर हाफिज़ अब्दुल्ला ने उठाया और बाद में जमात इस्लामी के साहिबजादा तारिकुल्लाह ने उठाया, उसको उन्होंने अपने नाम पे जो रजिस्टर करवा लिया। यही वो बात इस तरह कर रहे हैं। देखिए, हम पहले भी यही बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नज़र भी है, उसकी अपनी ज़रूरियात भी हैं और उसके अपने खौफ भी हैं। और इसी तरह से जो PMLN है उसके अपने मामलात हैं। और फिर PMLN को भी हम इस अंदाज में ज़रूर देखेंगे कि ये नवाज शरीफ की हिदायत तो ज़रूर होंगी, लेकिन नवाज शरीफ प्रैक्टिकली इसको लीड नहीं कर रहे हैं, इसको शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, जिनका कहीं पे भी हमें किसी मरहले पे भी कोई एहतजाजी सियासत में हिस्सा लेने का कोई तजुर्बा सामने नहीं दिखाई देता। खालिद साहब अगर इसको दूसरे तनाजुर में देखें, अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देती है तो इनकी मकबूलियत में इजाफा होगा सर? देखिए, मकबूलियत कहाँ की चाहिए उनको ये बहुत एक अब तो उम्र के बाद सामने आ गई कि उनका हदफ 2018 के इलेक्शन में ये था
कि सिंध की हुकूमत जो है वो किस तरह से बचाई जाए। उसको वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बचा लिया है, ना सिर्फ बचा लिया है बल्कि अपने नंबर्स जो हैं वो उन्होंने बढ़ा लिए हैं। बाकी और किसी जगह वो उनको पता है कि पंजाब के अंदर वो कंपटीटर नहीं है। यहाँ पे पीटीआई का मुकाबला नून लीग के साथ 2013 में भी था, 2018 में भी मुकाबला उन्हीं के माबैन हुआ है, और इसी तरह से केपी में भी उनका पहले भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। जितनी भी उनकी सियासत केपी में है वो जोड़ तोड़ की सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बलूचिस्तान को तो मिजाज ही अपना है, सिंध को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। बिल्कुल, और वो जो तारीख सेनेट की थी, क्या वो तारीख दोहराई जा सकती है असेंबली में, कौमी असेंबली में, क्योंकि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। तो इस पर खालिद साहब मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि असद कैसर साहब की जानिब से खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया गया था और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि उनकी हिमायत में बैठ जाएं, लेकिन अब खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी इस पार्लियामेंट को इस वक्त तजर्बेकार स्पीकर की ज़रूरत है। तो अब खुर्शीद शाह साहब ने असद कैसर से रिक्वेस्ट कर दी है कि वो उनके हक में दस्तबरदार हो जाएं। ज़रा सुनिए, फिर इस पर बात करें। इस वक्त स्पीकर वो शख्स होना चाहिए जो सीनियर मोस्ट और एक्सपीरियंस हो, और ये एक नए पाकिस्तान की बात करने वाले दोस्तों से मैंने कही थी कि ये अच्छा मौका है कि एक अच्छी रवायत डाले। सीनियर मोस्ट 2 पार्लियामेंटेरियन इस वक्त हमें जो कंटिन्यूटी से आ रहे हैं और इसमें कोई गैप नहीं है, तो उसमें नवीद कमर या मैं ये नहीं कहता कि मुझे करें, आए आप ये एक नई रवायत डालें। और हमारा दोनों का रिकॉर्ड ये है कि हम स्मूथली अपोजिशन में थे या गवर्नमेंट में थे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले शहबाज शरीफ साहब की भी मैं बात कर लेती हूँ, ताकि खालिद अजीम साहब दोनों टॉपिक्स पर एक साथ आपकी जानिब आऊँ। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई के जेल जाने पर ज़रा दुखी हैं, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक देखकर उनका दिल रंजीदा है। इलेक्शन को एक बार फिर मुतनाज़ करार दे दिया शहबाज शरीफ ने। सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ और बदतरीन बेकायदियाँ की गई। उस इलेक्शन को हमने 25 की रात ही मुस्तरद कर दिया था। हम तो असेंबली में थे और अभी हमें यहाँ पर पता चला कि उनको एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। वो शख्स नवाज शरीफ, क्या ये उसकी जो खिदमत है कौम के लिए, कुर्बानियाँ कौम के लिए, ये उसका मुआवजा है? ऐसा ना करें, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कल को खुदा न खास्ता ये किसी से भी इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के ट्रीटमेंट की हम सख्ती से उसको हम कंडेम करते हैं। खालिद अजीम साहब, ये धांधली समझ नहीं आ रही है, ये धांधली क्या सिर्फ PMLN के साथ ही हुई है? शहबाज शरीफ साहब को देख लें, राना सनाउल्लाह साहब से बात कर लें, वो तमाम रहनुमा जो इलेक्ट होकर इस असेंबली में नहीं पहुंचे उनकी बातें सुन लें, वो भी धांधली के रट लगाए हुए हैं, धांधली का शोर मचाए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस धांधली के लिए ही तो एक अपोजिशन, एक मुत्तहद अपोजिशन बनाकर बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहीं से भी ये धांधली का शोर सुनाई नहीं देता। सिर्फ धांधली PMLN के साथ हुई है क्या? लेकिन ये धांधली की अब नई डेफिनेशन हो गई है। धांधली वो है जहां मैं हार जाऊं, और इसमें पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी उन जगहों पे जहां हमें हराया गया, वो लहरी की मिसाल देते हैं, पंजाब की मिसाल देते हैं, वहां पे उनको धांधली दिखाई देती है। PMLN बेस इसका जो है था ही पंजाब, और पंजाब में चूँकि पॉपुलर वोट ज़्यादा होने के बावजूद उनको सीटें उस तादाद में नहीं मिली जिसका कि वो दावा कर रहे थे या जो उनको मिलनी चाहिए थी। इसके बाद उनके पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो धांधली की आड़ में इस सारी बात को जो है वो छुपाने की कोशिश करें। और चूँकि 25 तारीख को वाकई उन्होंने कह दिया था, अब वो जितना अरसा भी गुजरेगा वो सारे का सारा यही कहते रहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, हमें हरा दिया गया है, और ये उनकी पॉलिटिक्स की बुनियाद होगा। इसी को वो लेके आगे चलेंगे। दूसरा नुक्ता मजलूमियत का हो सकता है, और उसमें आज ख़ास तौर पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में लाया गया है और वापस ले जाया गया है, वो अगर उतना बंदोबस्त ना किया जाता तो PMLN जो है उसका ये शिकवा हो सकता था। पीपल्स पार्टी का किरदार जो मैं देख रही हूँ, इससे थोड़े दिनों पहले की आप बात देख लें, खुर्शीद शाह साहब असेंबली के फ्लोर पर ही खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के लिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों का नोटिस ले। जिस तरह से अदलिया को निशाना बना रहे होते हैं, जिस तरह से कौमी इदारों को निशाना बना रहे होते हैं, और उन्होंने साथ साथ अपना भी रोना रोया था कि हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन कभी भी हमने अपने कौमी इदारों की बदनामी का बाइस नहीं बने, उनके बारे में कभी बात नहीं की है। तो अब जब ये इंतखाबात में हारे हैं, जब शिकस्त हुई है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया बदल गया, या फिर शिकस्त होते ही शहबाज शरीफ साहब वफादार हो गए?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन का ज़माना था, आपको इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। और उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है उसकी कोशिश थी कि अपना जो हर हरीफ है उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको उजागर किया जाए। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनके सारे मुखालफिन को यही नुक्ता दिखाई देता था कि ये बात उजागर की जाए कि मुस्लिम लीग नून इदारों से टकराव की पॉलिसी पर चल रही है, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो या और दूसरे इदारे हों, वो उनके साथ तसादम चाहती है। तो इस वजह से खुर्शीद शाह साहब जो है उनका ये नुक्ता था। लेकिन खुर्शीद शाह साहब खासे बादशाह आदमी हैं, वो इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जिसमें ये कहा जाता था कि अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो PMLN को पहुंचता है। अपोजिशन लीडर होते हुए भी उनके ऊपर ये तनकीद होती थी कि वो हुकूमत के फ़ायदे और मुफाद में काम करते हैं। मेरे ख्याल में इसको इस चीज़ के साथ जोड़ के अगर आप रखें और इलेक्शन का ज़माना जो है उसको सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं। अब इस वक्त स्पीकर के लिए मैदान में है, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने आज पहली दफ़ा कदम रखा था ऐवान में, वो आए थे तो काफ़ी पुरजोश थे, काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मैं बात कर रही हूँ जिनसे हम लोगों ने बात की, तो फिर उनकी जानिब से क्या कहा गया, किस आज़म का इजहार किया गया, जरा ये सुनिए। हल्फ उठाने से पहले 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली बड़े पुरअज़म नजर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर बोले, सब मिलकर काम करें तो चैलेंजेस पर काबू पाना मुश्किल नहीं। सर उम्मीद ये सारी कौम की उम्मीद है कि जो नई चैलेंजेस, जो नई असम्बली जो आई है, मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने के लिए मिल के पूरी असम्बली, सिर्फ हुकूमत नहीं, वो भरपूर कोशिश भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी भी देगी। नून लीग की ताहिरा औरंगजेब से सवाल हुआ कि क्या नवाज शरीफ आज डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के बगैर ये ऐवान सूना सूना होगा। वो तो नहीं होगा, उनके तो मुराद बड़े हाई हैं, लेकिन मुझे बड़ी कमी महसूस हो रही है उस हाउस में उनकी गैर मौजूदगी की। ये हाउस बड़ा उदास सा लगेगा उनके बगैर। PTI के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा, वालदा भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में आई हैं, इसलिए खुशी दुबाला है। जी मेरी वालदा आई हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि वो आज इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं और एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा और क्या खुशी का मुकाम हो सकता है कि मेरी खुशियों में मेरे वालदा शरीक है। PTI की 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास ने पहली मरतबा ऐवान में कदम रखा। सवाल हुआ कि क्या तब्दीली देख रही हैं, तो बोली, अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है, उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो फिर फायदा नहीं। पहली बार आप कौमी असम्बली के अंदर आई हैं, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी भी है कि हम अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरें, और अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे तो हम इसको डिजर्व करते हैं, वरना नहीं। ऐवान के नए मेहमानों का ये भी कहना था कि इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे का साथ देना होगा, अवाम से किए गए वादे पूरे करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि आज इस असेंबली में मौजूद थे, उनकी भी हरफ बर्दारी हुई, तो बता रहे थे कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने इमरान खान को टेलीफोनिक मुबारकबाद दी है उनकी कामयाबी पर, नामजद वजीर आज़म होने पर, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से, इमरान खान की जानिब से आज उन्हें इशाइया दिया जाएगा। फरमारवा ने जनाब इमरान खान साहब को बड़ी गर्मजोशी के साथ सऊदी अरब की दौरे की दावत दी है, जो इमरान खान साहब ने निहायत मुसर्रत से कबूल की है। तो इमरान खान साहब ने उन्हें दावत दी है जो उन्होंने बड़ी खुशदिली से, फराख दिली से कबूल की है। जितने मेंबरान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमारी हलीफ जमातों के, जो हमारा तावन हमारे साथ कर रही हैं, उनको और उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स को आज 8 बजे दावत दी है, अशाया दिया है। सऊदी फरमा रवा के हवाले से बात कर रहे हैं, बैरूनी दौरों के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर साथ साथ आज उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी ताकतों के इशारे क्या खालिद साहब उनको मिल रहे हैं, क्या फिर से क्या वजारत खारजा इनके पास आने वाली है, इसी वजह से इस तरह की बातें करें, क्या लगता है आपको? गुफ्तगू तो उनकी यही बता रही है और मैं ये समझता हूँ कि और उसके बाद इनकी और कोई पोस्ट ऐसी बनती भी नहीं है। उनको वजारत खारजा का तजुर्बा भी है, चूँकि वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके पास अब सूबाई असम्बली की सीट नहीं है, इसलिए वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। स्पीकर का मामला हो सकता था, वहाँ पे असद कैसर साहब को नामजद किया जा चुका है और वो एक कदावर रहनुमा है PTI के, यकीनी बात है उनको एक किसी कोई बड़ा ओहदा ही उनको दिया जाना चाहिए। और वजारत खारजा और वजारत दाखिला दो ऐसे ओहदे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म के मनसब के बाद या फिर वज़ीर ख़जाना है, और वो वज़ीर ख़जाना का तो चूँकि उनका ना मिजाज है ना, तो अगरचे वो उससे पहले पंजाब के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी,
लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद उनका ज़्यादा रुझान जो है वो अब दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है और उनकी गुफ्तगू से लग यही रहा है कि वजारत खारजा का कलमदान जो है वो उनके पास आया चाहता है और ज़हनी तौर पे भी उन्होंने इसको कबूल कर लिया है कि अब वो वज़ीर खारजा के मनसब पे रहेंगे, क्योंकि स्पीकरशिप भी उनके पास नहीं आई कौमी असम्बली की, और इसके साथ साथ पंजाब की वजारत आला जो उनका खाली ख्वाब ही नहीं था, बल्कि हम अगर शफकत महमूद साहब की जो उन्होंने समा पे ही एक बात की थी उसको अगर सामने रखें तो उनका कहना यह था कि हमारे असल कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सूबाई असम्बली की सीट हार चुके हैं, लिहाजा अब हमें किसी और शख्स को आगे लाना होगा। तो यूं लगता है कि साहब जो अब तक जो समझ नहीं आ रहा है, जो फैसला नहीं हो रहा है, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ बाप से बेटा या भाई से भाई को मुंतकिल नहीं होता इख्तिदार, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में देर लग सकती है। लेकिन क्या इसके पीछे ये अवामिल जिसकी आप बात करें, जिसकी जानिब आप इशारा दे रहे हैं खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, क्या वही तो नहीं है? ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। की चैलेंज आजकल हर जगह हमें इंटरनेट पर दिखाई दे रहा होता है और इस वक्त ये PIA के तैयारे में भी पहुंच गया है। कोई सहूलत हो ना हो, लेकिन PIA के तैयारे में इस तरह की चीज़ें ज़रूर पहुंच जाती हैं। कौमी परचम है लेकिन रक्स की चैलेंज का हो रहा है। तैयारे के अंदर खातून ने कैसे की चैलेंज पर रक्स किया, एक बार ज़रा देखिए तो। Always KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you and I'm down for you always. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you and I'm down for you. एक तो कौमी परचम की बेहुरमती भी है जो सरासर इस वीडियो में दिखाई दे रही है। अब्बास शबीर के पास जाऊंगी। अब्बास, ये गैर मुल्की खातून है, कौमी परचम लेकर ये महवे रक्स हैं, नोटिस लिया है इस बात पर किसी ने? जी बिल्कुल, ये COA के जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज इस्तेमाल किया गया है, जिस पर चेयरमैन नैब ने सख्त नोटिस लिया है और ये कहा है कि कौमी परचम की बेहुरमती करते हुए रनवे और फिर जहाज तक ये खातून कैसे पहुंची। गैर मुल्की खातून को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी परचम की बेहुरमती के जिम्मेदारान तमाम मुतलका अफसरान के खिलाफ फौरी तौर पर कहा कि निशानदेही की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ साथ PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुतलका हुकाम के खिलाफ इस शर्मनाक हरकत पर सख्त एक्शन लिया जाए, ऐसा चेयरमैन नैब की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है। अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। जिम्मेदारान की निशानदेही करके फौरी तौर पर इस चीज़ पर कार्रवाई की जाए, ऐसा नैब की जानिब से कहा गया। PIA तैयारे में गैर मुल्की खातून है, कौमी परचम के साथ ये की चैलेंज करेंगे कि रक्स कर रही हैं, शर्मनाक हरकत है ये जिस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान नैब ने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारान की निशानदेही करें और फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो तैयारे के अंदर खातून ने ये चैलेंज कैसे किया है, ये रक्स किया है इन्होंने, देखिए जरा। चलिए, आज हलफ बर्दारी होनी थी। आज नए जो मेंबरान हैं वो चाहे कौमी असम्बली के हों चाहे सिंध असम्बली के हों, उनकी हलफ बर्दारी होनी थी। तो MQM की अगर मैं बात करूं, मरकज़ में भी कुछ इस तरह का हाल देखा, लेकिन सिंध असम्बली में ये तीसरे दर्जे की जमात बन गई है। सिंध असम्बली की हलफ बर्दारी की तकरीब में ख्वाजा इजहार और कंवर नवीद PTI के साथ साथ नजर आए। सबके बुझते हैं सर, हवा किसी के साथ भी। एक वक्त था जब MQM सिंध असेंबली में वजनी किरदार अदा करती थी। अब ये वक्त आ गया कि सिंध में दूसरे दर्जे की भी जमात न रही। ख्वाजा इजहार भी कह उठे, PTI के साथ जुड़ने के अलावा कोई रास्ता न था। पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हुए कोई मतलब आदमी तो मर के भी नहीं जा सकता पीपल्स पार्टी की तरफ। उन्होंने तो जिंदों का वो हल किया है। आप तो हमारे पास ऑप्शन PTI था और PTI के पास ऑप्शन MQM है। हलफ बर्दारी के बाद जब सिंध की अपोजिशन जमातें इकट्ठा हुई तो PTI अरकान के झुरमट में MQM के सिर्फ 2 ही अरकान नजर आए। हम तमाम लोगों ने आज मिलकर मीटिंग की है और
जो कुछ हमने तय किया है वो इमरान इस्माइल साहब ने वाज़ह तौर पर बता दिया है। अब देखना ये है MQM 5 साल खिलाड़ियों के साथ कैसे गुजारा करती है। तो बात सिंध की हो रही है। इसी तनाजुर में ये बात करना भी ज़रूरी होगा कि इमरान इस्माइल जो कि अब गवर्नर सिंध नामजद हो गए, इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस वक्त टीम समा से ही बात करते हुए कैंपेन के दौरान ही उन्होंने ये कहा था कि जो बिलावल हाउस है इसकी दीवारों को ये गिराएंगे। क्या आज़म रखते हैं, ज़रा सुनिए इनकी ज़बानी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन दीवारों को बुलडोज करा दिया जाए। ये मेरे एजेंडे पर है ऑलरेडी। और मैं ये पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूँ कि या तो ये वॉलंटियरली काम ये खुद कर लें, नहीं करेंगे तो जो कानून की इजाज़त होगी जिस तरह मुमकिन होगा उस तरह करेंगे इंशाल्लाह। तो इमरान इस्माइल साहब जब कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन की, उस दौरान उनका ये मौक़िफ़ था और अब आ गया है कि ये उनके एजेंडे में शामिल है। यानी क्लिफ्टन का बिलावल हाउस वाला वो इलाका जिसकी दोनों अतराफ से सड़कें होती हैं बंद, जहाँ से आवाम को आने जाने की इजाज़त नहीं है, तो अब निशाने पर भी है और एजेंडे में भी है इमरान इस्माइल साहब के। और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी क्लिफ्टन के आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए और वो तमाम लोग जिनका रोज़ाना का आना जाना है ये बिलावल हाउस वाले रोड से, आसपास इसके बड़े हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, तो देखना ये होगा कि गवर्नर साहब कितनी जल्दी आवाम को रिलीफ फराहम करते हैं। और यकीनन ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर इमरान इस्माइल साहब की जानिब से होगा। तो सियासत में आजकल सब आ रहे हैं। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत भी सियासत के मैदान में कूद पड़ी हैं। पाकिस्तान के नामजद वजीर आजम से वो क्या तवक्कात वाबस्ता कर ली हैं उनकी जानिब से, आपको दिखाती हूँ। मैं इंडिया से हूँ तो जोड़ी। बॉलीवुड क्वीन देना चाहती हैं सियासत में एंट्री, इसीलिए आजकल दे रही हैं सियासत पर खास तवज्जो। बयानबाजी के साथ साथ सियासी मुलाकातें भी हैं जारी। बोट खरीदने गए कि रेंट करने? कंगना रनावत ने जीत पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। न सिर्फ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया बल्कि पाक भारत बेहतर ताल्लुकात के लिए इमरान खान से तवक्कुआत बांध ली। We can only hope that we don't have to shed more blood. It's very unfortunate that our soldiers are dying, and of course the kind of speech Mr. Imran Khan has given is very nice, and I wish him all the best. And I with my folded hands I really hope and appeal that we have really beautiful relationship. बॉलीवुड क्वीन ने इमरान खान से तो अपील कर दी, मगर क्या इंतहा पसंद, तंग नजर कातिल मोदी जी से भी अपील करेंगी कि वो भी बॉर्डर की हिफाजत करने वाले जवानों और मासूम शहरियों की जिंदगी से खेलना बंद करें। चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने आज जब हलफ उठाया, उससे पहले जब वो आ रहे थे असम्बली के लिए जा रहे थे अंदर, तो उस वक्त उनसे हमने एक लाइटर नोट पे एक सवाल किया कि क्या उन्हें पाकिस्तान का कौमी तराना याद है या फिर कोई मिली नगमा आता है। तो फिर बड़े दिलचस्प जवाबात सुनने को मिले, आइए सुनते हैं। कल बड़ा दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, मिली नगमा या पाक सर ज़मीन शादबाद? पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अर्ज़े आलीशान, अज़्म पाकिस्तान, मरकज़ी यकीन शादबाद। नहीं, तराना मैं आपको नहीं सुना सकूंगी, बट ऑल द बेस्ट विद ऑल योर वर्क। याद नहीं है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल याद है, बट आई एम गेटिंग लेट फॉर द पार्टी मीटिंग और मैं गाना नहीं गाती। मरकज़ी यकीन आगे नहीं याद। पाक सर ज़मीन शादबाद चले क्या करें, जुबानी याद नहीं है मुझे। पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। फ्रैंकली मुझसे इलेक्शन के इतने टेंशन थे, आगे पीछे रह गया मुझसे। सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा रिएक्शन आ रहा है इसका और आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अब अगर कोई इजलास रखते हैं या कोई मीटिंग रखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कौमी तराना पढ़ा जाए ताकि जो अरकान असम्बली हैं, जो मेंबरान हैं, उन्हें कौमी तराना याद हो जाए। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। समा की बहुत खूबसूरत काविश नाजरीन के लिए 14 अगस्त के हवाले से, तो उसे यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल होने जा रहा है बनो समा की आवाज़ का ग्रैंड फिनाले, तो इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो दिलकश आवाज़, पुरकशिश शख्सियत, पाकिस्तान की पहली गुलकारा नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े हुए 18 बरस बीत गए हैं। दिल को चुराने वाली नाजिया हसन की यादें
आज भी ताज़ा हैं। आइए उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मशरक़ी कोयल, जिनकी दिलों को छूती आवाज और सुरों ने मगरिबी दुनिया को भी दीवाना बना दिया। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। हुस्नो सादगी का पैकर नाजिया हसन ने करियर का आगाज प्रोग्राम कलियों की माला से किया। 15 बरस की उम्र में बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी के लिए गीत गुनगुनाया और फिर शोहरत के आसमान पर पहुंच गई। ये कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा कि इंडो पाक में पॉप म्यूजिक मुतारिफ कराने का सहरा नाजिया हसन के सर है। नाजिया हसन और उनके भाई जुहेब ने कई गुदगुदाते गीत गाए। पॉप ही नहीं, नाजिया हसन ने हल्के फुल्के गीत गाकर खुद को मनवाया। पुरकशिश गुलकारा 13 अगस्त 2000 में कैंसर के मरज के बायस मद्दाहों से जुदा हो गई और ये उनकी यादें ही हैं कि नाजिया का कोई गीत मद्दाहों के जहन से नहीं निकला। प्रोग्राम का टाइम अपने ख़िताम को पहुंचा। टीम 7 से 8 की जानिब से एडवांस में आपको जश्न आज़ादी मुबारक और कल आज़ादी के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने